कहीं बफर सिस्टम अगर मिल गया किसी को तो क्या करता है, जिसमें से पाता है उसी में से लेकर पूरा परात भर लेगा। भरने के बाद में धगा धक धका खाता रहता है, तो कभी कभी यहाँ पर अटक जाता है। कभी कभी आप जैसे हम ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं वैसे कंकड़ मिट्टी पड़ जाते हैं तो उगल देता है, तुरंत देखते हैं उसमें ढूंढते रहते हैं कंकड़ कहाँ पर। जो आप उगलते हैं ना वो आपका बोलस होता है। अगर वो कुछ अच्छा रहा तो फिर से खा लेते हैं, अगर वो खराब रहा मतलब कोई कीमती सामान नहीं है तो उसको फेंक देते हैं। लेकिन जब कोई अच्छा रहता है, जैसे कोई महंगी मिठाई होती है तो उसमें ढूंढेंगे कंकड़ कहाँ है, कंकड़ निकालेंगे। सारी होते हैं जो लोग वो मांस तो खा लेते हैं, लेकिन मांस का भी पाचन हो जाता है, जबकि हमारा पूरा बॉडी ही मांस का बना हुआ है, तो हमारा बॉडी में क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पीएसएच क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर हैं वो है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र इंसानों में कैसे होता है ये आपको पूरी डीपली पढ़ाएंगे और इसके लिए आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, पाचन तंत्र का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सिस्टम इस क्या होता है, सिस्टम इस बाबू होता है कि कई सारे अंग मिलकर एक ही काम को करेंगे तो आपका सिस्टम कहलाएगा। जैसे कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम देखे हैं ना आपका, उसमें क्या होता है कि कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है और मॉनिटर होता है, ये सारे मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं। वैसे ही पाचन तंत्र में भी होता है कि इसमें अमाशय हो गया, लीवर हो गया, अग्न्याशय हो गया, बड़ी आंत हो गई, छोटी आंत हो गई, ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं, एक तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। वो तंत्र कौन सा है, ये भोजन पचाने वाला अंग है, इसलिए इसको पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, भोजन पचाने वाला तंत्र है इसलिए इसको क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। अब यहाँ पर देखो पाचन क्या होता है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो जटिल रूप में होता है, उनको छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में तोड़ देना ये आपका पाचन कहलाता है। इसको सरल तरीके से तोड़ देना ये आपका पाचन कहलाएगा। अब पाचन में भी कुछ का पाचन हमें पचाना पड़ता है, मीन्स किसी का पाचन हमें पचाना पड़ता है और कुछ को डायरेक्ट अवशोषित कर लिया जाता है। अब अवशोषित किसको किया जाएगा, जल, विटामिन, खनिज, लवण, इनका जो है हमारे पेट और स्टमक द्वारा, मीन्स हमारी जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इनके द्वारा ये डायरेक्ट अवशोषित कर लिए जाते हैं, मीन्स खींच लिए जाते हैं और खींचने के बाद हमारी पूरी बॉडी में पहुंचा देते हैं। अब हम पाचन किसका करते हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया और प्रोटीन हो गया, यही तीनों तो बचते हैं जो कि जटिल फॉर्म में रहते हैं, इन्हीं को सरल रूप में तोड़ देना ये आपका पाचन कहलाता है। ठीक है, अब पाचन एक फिजियोकेमिकली प्रक्रिया है। फिजियोकेमिकली का मतलब क्या होता है, देखिए फिजियो का मतलब होता है भौतिक तरीके से, केमिकली का मतलब होता है रासायनिक तरीके से। अब भौतिक तरीके से जब हम भोजन ग्रहण करते हैं वो आपका भौतिक हो गया, उसको छोटे छोटे टुकड़े में हमारा दांत ही तोड़ता है, अब ये भौतिक हो गया। अब केमिकल क्या है, अब जब मुंह में आप भोजन ग्रहण करेंगे तो वैसे तुरंत लार टपक आएगी, लार टपक आएगी, मीन्स पैरोटिड ग्रंथि द्वारा लार में कुछ एंजाइम मिले रहते हैं, वो रासायनिक केमिकली तरीके से उसमें मिल जाते हैं। अब इसी प्रक्रिया को हम फिजियोकेमिकली प्रक्रिया कहते हैं। लार में आप एंजाइम मिला होता है, एंजाइम एक केमिकल है। अब पाचन का मुख्य कार्य क्या है कि ये ऊर्जा का निर्माण करते हैं। हम भोजन ग्रहण करते हैं, अब भोजन ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर के सब पोषक तत्व जो है हमारे स्टमक और बड़ी आंत, छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब ये प्रक्रिया आपका पाचन कहलाएगी और इन्हीं से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि मनुष्यों में पाचन कैसे होता है, इंसानों में पाचन कैसे होता है। तो इंसानों में पाचन का दो तरीके से हम बताएंगे आपको। देखिए, एक तो होता है आहार नाल, मिस दो तरीके, इसको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर, मिस ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में। देखिए, एक होता है आहार नाल, एक होता है पाचक ग्रंथि। अब आहार नाल क्या होता है बाबू, आहार नाल क्या होता है, ये शुरुआत होती है मुख्य गुहा से, ये ऐसे ऐठी गोइठी पूरे शरीर में डोलती हुई नीचे गुदा के द्वारा बाहर निकल जाती है, ये आपका आहार नाल हो गई। अब आहार नाल में क्या क्या आता है, मुख्य गुहा, ये है आपका मुख्य गुहा से प्रारंभ होकर ये ग्रास नली है, ये आपका अमाशय है, अमाशय से छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, ये आपका गुदा। तो ये आपकी पूरी की पूरी क्या कहलाएगी, आहार नाल कहलाएगी। अब आहार नाल की लंबाई सबसे ज्यादा होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 32 फीट या फिर लगभग 9 मीटर में होती है। 32 फीट या फिर लगभग 9 मीटर में होती है आहार नाल की लंबाई। लेकिन जब कहेंगे ग्रास नली की लंबाई, ग्रास नली की लंबाई सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है। ग्रास नली की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर में। ठीक है, 25 सेंटीमीटर होती है ग्रास नली की लंबाई। अब देखेंगे आहार नाल में कौन कौन से नाल आते हैं, कौन कौन से तंत्र आते हैं। पहले तो आ जाता है मुख्य गुहा। मुख्य गुहा में इसे होता है, देखो गुहा में क्या होता है, कोई खाली स्थान, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तभी तो उसमें भोजन आ जाता है, अगर वो खाली न रहे तो भोजन जाए उसमें नहीं जाएगा। तो गुहा मतलब क्या होता है, खाली स्थान। तो मुख्य गुहा ये हो गई। आपकी ग्रास नली क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अमाशय कहाँ हो गया, ये आपका अमाशय वाला गोल वाला भाग कौन सा है, ये आपका अमाशय हो गया। अब ये छोटी आंत कौन सी है, अब इसके बाद अमाशय के बाद ये आपका डियोडिनम हो गया। अब डियोडिनम के बाद क्या आता है, ये आपका छोटी आंत हो गई। मिस ये छोटी आंत में
छोटी आंत की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। नाम कहीं की छोटी आंत है, लेकिन ये लंबाई में सबसे बड़ी होती है। अब ये छोटी आंत के बाद फिर ये आपके बड़ी आंत हो गई। अब ये हो गया पूरा आपका आहार नाल। आहार नाल जाके गुदा के बाद खत्म हो जाता है। अब इसी आहार नाल में कई सारे पाचक ग्रंथि मिली होती है। पाचक ग्रंथि मतलब क्या होता है? ऐसी ग्रंथि है जिसमें कुछ ना कुछ भरा होता है, एंजाइम भरा होगा, और यही एंजाइम क्या करते हैं? भोजन को पचाने में मदद करते हैं हमारी। अब देखो, जो स्टार्ट शुरू कहाँ से होता है? मुख गुहा से। हमारे मुख गुहा में आपकी लार ग्रंथि पाई जाती है। अब लार ग्रंथि में ही आपके सारे के जो 3 ग्रंथि पाई जाती है, लार की 3 ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़ी मीस लार की 3 जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है। ये भोजन का पचाने का काम करते हैं। जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि आपके स्टमक में पाई जाती है। यकृत ग्रंथि, पित्ताशय, यकृत ग्रंथि ये है आपका, और ये पित्ताशय है छोटा सा। यकृत ग्रंथि में ही पित्ताशय बनता है। अब अगला है अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या है बाबू? ये देखो आपको दिख रही है लंबी पत्ती की जैसे संरचना हरी वाली, ये आपका अग्न्याशय हो गया। अब अग्न्याशय ग्रंथि से भी इंसुलिन का निर्माण होता है। अब अगला है आंत्र ग्रंथि। आंत्र ग्रंथि मतलब ये छोटी आंत और बड़ी आंत में भी छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो इसको हम आंत्र ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं कि मुख गुहा से लेकर ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, इन सबका बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं, मजा आएगा बहुत। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बस। ठीक है बाबू लोग, आप ध्यान देना यहाँ पर कि पाचन तंत्र का जो है पहला अंग कौन सा, पहला भाग कौन सा है? वो मुख गुहा है। मुख गुहा से ही हमारा सब पाचन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर देखना कि मुख गुहा को क्या कहते हैं? माउथ कैविटी, ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी, ये तीनों कैविटी इसको हम कहते हैं। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, दांत पाए जाते हैं और जीभ पाई जाती है। दांत को हम आपको पढ़ा दिए हैं। जीभ का कोई खास काम नहीं होता, वो क्या करता है? भोजन को इधर उधर पलटने उलटने का काम करता है। स्वाद को महसूस करके वो बताता है आपको कि स्वाद इसका कैसा है। तो 3 जोड़ी जो लार ग्रंथि पाई जाती है, उन्हीं तीनों जोड़ी लार ग्रंथियों में से लगभग 1.5 लीटर लार प्रतिदिन बनता है। 1.5 लीटर लार से भी ज़्यादा प्रतिदिन बनता है। छोटे बच्चों में ये ज़्यादा बनता है। देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं वो उनके हमेशा टपकता रहता है, लार ऐसे पूरा को पूरा भिगो लेते हैं, लार हमेशा टपकते रहता है। तो छोटे बच्चों में ज़्यादा टपकता है और बड़े में लगभग 1.5 लीटर ये पाया जाता है। अब कर्णमूल ग्रंथि देखो, कर्णमूल मतलब कान के जस्ट नीचे, दोनों कान के जस्ट नीचे कर्णमूल ग्रंथि पाई जाएगी। इसको हम पैरोटिड ग्लैंड भी कहते हैं। कभी कभी पैरोटिड ग्लैंड जो है फूल जाती है, फूलने की वजह से गलसुआ रोग हो जाता है। गलसुआ जानते हो ना, गल फुलानुआ जिसको कहते हैं, गाँव की भाषा में इसको गल फुलानुआ कहते हैं, गाँव देहात में। अब सेकंड है अधोजिह्वा ग्रंथि। अधोजिह्वा मतलब दो जीभ होती है ना, जीभ के दोनों साइड में छोटी छोटी ग्रंथि पाई जाती है। इसको हम सबलिंगुअल ग्लैंड भी कहते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कर्णमूल ग्रंथि है। याद रखना कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है कर्णमूल ग्रंथि होती है लार वाली में से। उसके बाद जो अधोजिह्वा ग्रंथि होती है, यह जिह्वा के मतलब जीभ के दोनों साइड में पाई जाती है। इसको सबलिंगुअल ग्लैंड भी कहते हैं। अधोजिह्वा ग्रंथि आप देखेंगे अधोहनु ग्रंथि, अधोहनु ग्रंथि को हम सबमैंडिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। सबमैंडिबुलर ग्लैंड बाबू अगर कभी भी पूछ लिया को अधोहनु ग्रंथि किसको कहते हैं, तो आप बता देना कि अधोहनु ग्रंथि, सबमैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी इसको कहते हैं। अब ये पाई कहाँ पर जाएगी? ये जस्ट नीचे, मतलब जीभ के जस्ट नीचे, यहाँ पर जो ये आपकी ठुड्डी दिख रही है ना, ठुड्डी के पीछे और जीभ के नीचे आपकी अधोहनु ग्रंथि पाई जाती है। अब देखो यहाँ पर इस लार में क्या क्या मिले होते हैं, कौन कौन से एंजाइम मिले होते हैं। तो सबसे पहला लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम इतना खतरनाक होता है, इतना हमारे लिए फायदेमंद होता है, ये जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। जैसे हम बाई चांस भोजन को ग्रहण करते हैं ना, तो कुछ भी उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, लाइसोजाइम एंजाइम को स्रावित कर देगा। तो उसमें भी जितने बैक्टीरिया होंगे वो सब के सब मर जाते हैं। जो कुछ बच जाते हैं वो जाकर पेट में मर जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे कई सारे HCl भी निकलते हैं, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। अब यहाँ पर जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये हमारी आंखों में भी पाए जाते हैं। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि हमारे जो कट जाता है, स्किन कट जाती है तो वो पक जाता है, लेकिन हमारी आंख तो खुली रहती है हमेशा, इसमें कोई भी कुछ भी नहीं होता है, जबकि हमेशा बहुत सारे जीवाणु बैक्टीरिया लोग यहाँ पर अटैक करते रहते हैं, हमेशा आते जाते रहते हैं। तो इसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है। आंखों में, हमारे आंख के आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो सारे बैक्टीरिया को मारकर खत्म कर देता है, और इससे हमारे आंखों को कोई भी हानि नहीं होती है। अब यही लाइसोजाइम एंजाइम हमारे लार ग्रंथि के माध्यम से मुख गुहा में खुलता है। अब मुख गुहा में जब भोजन ग्रहण करेंगे तुरंत लाइसोजाइम एंजाइम निकलेगा, जितने बैक्टीरिया को ढूंढ कर उनको खत्म कर देता है यहीं पर। और कुछ जो मोटे तगड़े होते हैं ना, वो बच जाते हैं, उनको पेट हमारा संभाल लेता है।
अब इसमें एक टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाएगा और डायस्टेज नामक भी एंजाइम पाया जाता है। अब मुख्यतः अगर पूछा जाए एग्जाम में यही पूछा जाता है कि लार में कौन सी ग्रंथि मिली लार में कौन सा एंजाइम मिला होता है, तो आप बताते हैं टाइलिन नामक एंजाइम मिला होता है। ये सिंपली एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब देखो ये किसका पाचन करता है, स्टार्च। स्टार्च आपको बाबू बता दें कि जैसे आप वो देखे होंगे आटा ना, आटा में चालते वक्त चोकर निकलता है, आटा में चोकर निकलता है ना, तो वो चोकर क्या होता है, वो मंड होता है। भोजन में जितने भी आपका चावल हो गए, गेहूं हो गए, इसका ऊपरी कवर जो होती है, ऊपरी कवर वो चोकर का मिस स्टार्च का बना होता है। अगर हम स्टार्च को पूरी तरह से खत्म कर देंगे तो वो मैदा बन जाएगा। स्टार्च को पूरी तरह से खत्म करने पर वो मैदा का रूप ले लेता है और मैदा जल्दी पचता नहीं है, आपको पता है। तो चोकर जो है ये भोजन को पचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी की वजह से हमारे जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होता, वसा का फैट जो है ज़्यादा नहीं जमा हो पाता मंड की वजह से। अब इसी का पाचन कौन करता है, टाइलिन और डायस्टेज नामक ये दो एंजाइम इसका पाचन करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा में से एकदम लिक्विड टाइप में ऐसे चिपचिपा बना देता है। और ये तीनों ये चारों जब मिल जाएंगे भोजन में, तो इस भोजन में जब लार मिल जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलस कहते हैं। भोजन में जब लार मिल जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, बोलस कर देंगे। देखो कभी कभी आप जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, वैसे कंकड़ मिट्टी पड़ जाते हैं तो उगल देता है, तुरंत देखते हैं उसमें ढूंढते रहते हैं कंकड़ कहाँ पर। जो आप उगलते हैं ना वो आपका बोलस होता है। अगर वो कुछ अच्छा रहा तो फिर से खा लेते हैं, अगर वो खराब रहा मतलब कोई कीमती सामान नहीं है तो उसको फेंक देते हैं। लेकिन जब कोई अच्छा रहता है, जैसे कोई महंगी मिठाई होती है, तो उसमें ढूंढेंगे कंकड़ कहाँ है, कंकड़ निकालेंगे फिर गटक लेंगे। तो ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो ये तो हो गया मुख गुहा वाला। अब मुख गुहा के बाद आता है घाटी ढक्कन, घाटी द्वार। अब घाटी द्वार को हम इंग्लिश में एपिग्लोटिस कहते हैं। घाटी द्वार का मुख्य काम क्या होता है, ये भोजन को और श्वास नली का नियंत्रण रखता है। भोजन के जाने और श्वास नली के श्वास लेने में नियंत्रण रखता है। देखो यहाँ पर लिख भी दी है, इसका कार्य क्या है, भोजन एवं श्वास नली के द्वार पर नियंत्रण रखता है। कभी कभी आप जो भोजन ग्रहण करते हैं, लगातार बोलते भी रहते हैं, भोजन भी ग्रहण करते हैं, तो कभी कभी छिंचनी आ जाती है। मीन्स अचानक कुछ भोजन के छोटे से कण हमारे श्वास नली में चले जाते हैं, तो उसी को निकालने के लिए हमारा फेफड़ क्या करता है, जोर से छींक मारता है। तो जिसकी वजह से हमारे नाक से भी बहुत सारे निकल आते हैं, चावल वावल के कण निकल आते हैं। तो ये एपिग्लोटिस ढक्कन का काम क्या है, ये श्वास नली और भोजन के द्वार पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। इधर जाएगा, श्वास नली यहाँ पर पाई जाती है, एक यहाँ पर नली पाई जाती है, ये श्वास नली हो गई। अब यहाँ पर एक एपिग्लोटिस ढक्कन पाया जाएगा। अगर श्वास लेंगे तो ये ढक्कन ये वाला इधर झुक जाएगा, अगर भोजन ग्रहण करेंगे तो वो उधर ढक जाएगा। तो ऐसे दोनों को खोलता और बंद करता रहता है। अब ये घाटी द्वार हो गया। अब ग्रास नली, अगला पहला पार्ट है मुख्य गुहा, दूसरा क्या है, ग्रास नली। अब ग्रास नली में ध्यान देना कि हमारा जो मुख्य गुहा है उसमें तो पाचन हुआ, लेकिन ग्रास नली में हमारा पाचन नहीं होता है। यहाँ पर देखिए लिखे भी है, इसका पाचन, इसमें जो है भोजन का पाचन नहीं होता है। इसका काम क्या है, ये भोजन को ढकेलने में क्रमाकुंचन गति उत्पन्न करता है, पेरिस्टाइलिस गति उत्पन्न करता है। ठीक है, यहीं से जैसे आप ग्रहण करते हैं ना, पेरिस्टाइलिस गति क्या है, ये एक ऐसी गति है जो आपको, जैसे आप देखे हैं कि कभी कभी बलून गुब्बारा लो तो ऐसे लंबा वाला गुब्बारा कभी बीच में ऐसे पिचक जाता है, लंबा वाला गुब्बारा ऐसे बीच में पिचक जाता है, अब फिर ऐसे फूल जाएगा, पिचकेगा और फूलेगा, ऐसे ऐसे हो जाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको अगर ऐसे दबाएंगे तो ये आगे ऐसे फूलता हुआ चला जाएगा। तो इस ऐसी गति को हम कौन सी गति कहेंगे, क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति से ही हमारा भोजन वो है जो है आहार नली में मिस आमाशय में पहुंच पाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना कि जो आमाशय में है, आमाशय में भोजन को आराम आराम से जाना चाहिए। अगर पता लगा हम धक्का मारे हुए हैं, यहाँ पर अटक गया है, तो उसको क्या करता है, ये तो पहले ऐसे अंगड़ाई लेगा तो आराम आराम से वहाँ पर जाता है ना। तो ये तो डायरेक्ट पानी पी लेते हैं जिसके बहुत तेज दर्द होता है यहाँ पर। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, यहाँ पर भोजन जो है आराम आराम से जाता है। और किस गति के कारण, जो क्रमाकुंचन गति है, कहीं के पर फूला है, कहीं के पर मोटा पतला है, फूला है और पतला है, इसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये गति उत्पन्न करते हैं और भोजन को आराम आराम से नीचे जाने देते हैं। नहीं पता लगा हम कोई, अगर मान लो कभी कभी गोली निकल लेते हैं बच्चों में, बच्चे छोटे हैं क्या होता है, गोली निकल लेते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट टप से जाकर यहीं पर गिर पड़ेगा ना। लेकिन काहे लिए गिरता नहीं है, उसमें क्रमाकुंचन गति होती रहती है, भोजन आराम आराम से हमारी ग्रास नली के माध्यम से पेट में जाता है। तो ये आपको समझ में आया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर।
ठीक है बाबू, आप ध्यान देना, यहाँ पर आपका 100% कंसंट्रेट चाहिए, क्योंकि जो अमाशय होता है, अमाशय से ही आपका मेन टॉपिक चालू हो जाता है। पाचन कमी से पाचन का मेन पाचन अमाशय से ही चालू हो जाता है। भोजन जो है अमाशय में 4 घंटे तक रुकता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रुकता है और इसके 3 भाग पाए जाते हैं। पहला भाग को हम कार्डियक कहते हैं, क्योंकि हार्ट के ज़्यादा पास होता है, इसलिए इसको हम कार्डियक भाग कहते हैं। ये सबसे ऊपरी भाग होता है। हार्ट का जो स्टमक होता है, इसका सबसे ऊपरी भाग कार्डियक भाग कहलाता है। और ये क्या करता है, HCl का निर्माण करता है। इसमें छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है जो HCl का निर्माण करती हैं, और इसको जीवाणुनाशी भी कहते हैं। कारण क्या है कि जीवाणुनाशी इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जब भोजन ग्रहण करते हैं तो लाइसोजाइम एंजाइम कुछ लार में मिलकर यहाँ पर मार देता है, मुख में ही, और जो बच जाते हैं, मोटे तगड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके स्टमक में जैसे पहुंचेंगे तो HCl तुरंत छिड़काव करने लगेगा। जब HCl का छिड़काव होने लगेगा तो वहां पर जितने भी जीवाणु आएंगे वो सब के सब मर जाते हैं। अब उसके बाद जब ये कार्डियक वाला भाग के बाद अगला भाग आता है फंडिक वाला। फंडिक भाग में कुछ कांटे जैसी संरचना होती है, इसको हम रूजी कहते हैं। कांटे जैसी संरचना होती है, इसको हम रूजी कहते हैं। अब रूजी क्या करता है, रूजी का मुख्य काम क्या है, ये भोजन को रोक के रखता है 4 घंटे तक, जैसा कि इसमें लिखा है कि भोजन को 4 घंटे तक ये रोक के रखता है। अब ये भूख लगने पर क्या होता है, दर्द करने लगता है। रूजी ही जब चुभती है ना तो ये दर्द करने लगता है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जो फंडिक हो गया, फंडिक के बाद आ जाता है पाइलोरिक। पाइलोरिक में जठर रस का स्राव होता है। जठर ग्रंथि में ये इस रस का निर्माण होता है। जठर ग्रंथि में जठर रस का निर्माण होता है। अब ये क्या करता है कि रेनिन और पेप्सिन नामक 2 एंजाइम को स्रावित करता है। रेनिन और पेप्सिन नामक 2 एंजाइम को स्रावित करता है। रेनिन का काम क्या है कि दूध को दही में बदल देता है। जो आप छोटे बच्चे आप देखे होंगे ना कि छोटे बच्चों अगर दूध पीते हैं माँ का, तो कुछ समय बाद वो जब पलटी करते हैं तो उसमें क्या निकलता है, दही बन के निकलता है। वो क्या दही क्यों बन जाता है, क्योंकि उसमें रेनिन मिल जाता है, जिसकी वजह से वो दूध को दही में बदल देता है। दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है केसिन। तो दूध में पचने वाला पदार्थ क्या होता है, केसिन होता है, जिसका वो पाचन करता है। अब पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। बताया ना कि प्रोटीन जो होता है ये ठोस पदार्थों में पाया जाता है। जैसे आप मटर हो गया, चना हो गया, इनमें क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा, अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन के पेप्टोन में बदलने का काम कौन करता है, पेप्सिन करता है। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पर जो अमाशय होता है, अमाशय में एक म्यूकोसा की लेयर पाई जाती है। आप जानते हैं कि HCl जो होता है ये इतने हार्ड केमिकल होता है, ये किसी भी मांस को किसी भी स्किन को ये जला सकता है। लेकिन ये आपका अमाशय क्यों नहीं जलता, कभी आपने दिमाग लगाया है कि हमारे पेट में जितने कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, जो लोग वो मांस तो खा लेते हैं, लेकिन मांस का भी पाचन हो जाता है, जबकि हमारा पूरा बॉडी ही मांस का बना हुआ है। तो हमारा बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो HCl होता है, HCl तो लिक्विड केमिकली होता है, लेकिन इसी अमाशय की चारों ओर, अमाशय के अंदर अंदरूनी भाग में चारों ओर जो है ये एक म्यूकोसा की लेयर पाई जाती है। म्यूकोसा की लेयर पाई जाती है। इस लेयर में लगातार क्षार स्रावित होते रहते हैं, लगातार क्षार स्रावित होते रहते हैं। अब ये क्षार की जो परत होती है, जब भी अम्ल और क्षार का मिलन होता है, जब अम्ल और क्षार से मिलते हैं तो उदासीन कर देता है। इस कारण इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मीन्स जो स्टमक की स्किन होती है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जो अंदर वाले भाग होता है उनको बिल्कुल गला देता है। अब ये देखो अमाशय की इसलिए कोई क्षति नहीं पहुंचती है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो HCl पाया जाता है, HCl से क्या होता है, कभी कभी ढकार लेते हैं, बहुत खतरनाक यहाँ पर जलन होने लगती है, पूरे सीने में क्या होता है, जलन होने लगती है। तो जलन क्यों होती है, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं ना, तो यहाँ पर जो कार्डियक भाग होता है ये पूरा भर जाता है। अब जब पूरा कार्डियक भाग भर जाता है तो इसमें क्रमाकुंचन गति तो नहीं हो पाएगी, जबकि क्रमाकुंचन गति होगी तब हमारे जो पाचन होगा वो पाचन की क्रिया शुरू हो जाएगी, मीन्स पूरा भोजन पच जाएगा। लेकिन आप बताओ कि जिसमें कोई भी थोड़ा सा भी जगह ना रहे तो उसमें पाचन कैसे होगा, वो पता लगा हिलाएगा तो ऊपर जाएगा, जितनी बार ये यहाँ से पाचन करेगी, ये दबाएगा तो ये तुरंत भोजन नली के माध्यम से ऊपर चला जाएगा। और इस कारण क्या होता है, यहाँ पर हमारे सीने में बहुत तेज से जलन होने लगती है। तो HCl के ऊपर पहुंचने से हमारे सीने में जलन होने लगती है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।